गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का आनंद ले रहे होंगे, आपको ये विषय समझ भी आ रहा होगा। पिछला जो टॉपिक था उसमें हमने प्रेरणा के बारे में बात की, मोटिवेशन के बारे में बात की। आज का हमारा जो टॉपिक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का वो है पर्सनालिटी। इसका अर्थ है व्यक्तित्व। खिलाड़ी का व्यक्तित्व कितना महत्वपूर्ण होता है, उसका क्या रोल होता है परफॉर्मेंस में, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। सो लेट अस कम टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, दैट इज पर्सनालिटी। वी आर गोइंग टू कवर theories of personality and measurement of personality today। आते हैं मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। पर्सनालिटी हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तित्व। थोड़ा विस्तार पूर्वक इस पर बात करेंगे। इन द बिगनिंग वी विल सी द डेफिनेशन हाउ psychologists they have defined personality. So as defined by Kalat 1999, personality is all the consistent way in which the behavior of one person differs from that of others, especially in social situation. The key words in these definitions are words consistent and differs. What this definition says? It says the way an individual behaves in social situation, which may differs from person to person, is called personality. व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों में साथ ही अन्य परिस्थितियों में दूसरे व्यक्ति के मुकाबले अलग प्रकार का व्यवहार करता है, यही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार जो उसे दूसरों से अलग करता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन देखेंगे। लेट अस सी अनदर डेफिनेशन। एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी डिफाइंस द पर्सन इन यूनिक वेज दैट रिमेन्स स्टेबल पर्सनालिटी, a characteristics, way of thinking, feeling and behaving. It says we have got different type of thinking, different type of feelings and different types of behaving. That is how one person's personality differs from another, because he has got his unique way of thinking, unique way of feeling and unique way of बिहेविंग। हर व्यक्ति दूसरे के व्यक्तित्व से अलग होता है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे के व्यक्तित्व से अलग इन तीन मुख्य कारणों से होता है कि वो विचार कैसे करता है, फील कैसे करता है और व्यवहार कैसे करता है। व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति के अनुभव, व्यक्ति के विचार, ये सब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग व्यक्तित्व के कारण करते हैं। ये सब कुछ उसके व्यक्तित्व में समाहित होता है, क्योंकि ये व्यक्तित्व की जो प्रक्रिया है, व्यक्तित्व बनने की जो प्रक्रिया है, ये जेनेटिक्स से शुरू होकर वातावरण में ख़त्म होती है। मीन्स व्यक्तित्व के कुछ हिस्से हमें जन्मजात प्राप्त होते हैं, लेकिन बाकी हिस्से वातावरण के कारण, किस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं के अनुसार विकसित होते हैं। हमारा व्यवहार, हमारी फीलिंग्स, हमारी थिंकिंग शायद जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका परिणाम होता है। जो खिलाड़ी, जो व्यक्ति, जो बच्चे सकारात्मक वातावरण में रहते हैं, उनकी सोच उसके अनुसार विकसित होती है, और जो लोग नकारात्मक वातावरण में रहते हैं उनकी सोच भी उसी प्रकार से विकसित होती है। इसीलिए व्यक्तित्व विकसित होने में जेनेटिक्स का जितना हाथ है,
हमारे जीन्स का जितना हाथ है, जितनी भूमिका है, उससे भी ज़्यादा भूमिका वातावरण की होती है। इसीलिए विकसित व्यक्तित्व अगर आप चाहते हैं, खिलाड़ियों का भी व्यक्तित्व विकसित करना चाहते हैं, उनमें कॉम्पिटिटिवनेस जो कि खिलाड़ी के लिए एक बहुत ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहते हैं तो खिलाड़ियों को सकारात्मक वातावरण में रखिए। जहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड है वहाँ पर रखिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन very clearly. Now let us see another definition. Personality embraces mood, attitude and opinion and is most clearly expressed in interactions with other people. It includes behavioral characteristics, both inherent and acquired, that distinguish one person from another and that can be observed in people's relation to the environment and to the social group with consistent over time. So, personality reflects how a person behaves, how a person reacts with other people in this society. यहाँ पर इनका ये कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्तित्व का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है व्यवहार। आप दूसरे व्यक्तियों के साथ समाज में किस तरीके का व्यवहार करते हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके व्यक्तित्व का विकसन किन वातावरण में हुआ है। उन सभी चीज़ों का समूह आपके व्यक्तित्व को जाहिर करता है। ये दिखाएगा कि आपका व्यवहार लोगों के साथ कैसे होता है, भले ही वो इनहेरेंट है या एक्वायर्ड है। कुछ चीज़ें हमें जन्मजात प्राप्त होती हैं और कुछ चीज़ें हम सीखते हैं। तो ये इनका मिला जुला मिश्रण है कि हम वातावरण में, समाज में दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार रख सकते हैं। क्योंकि हमारी रिएक्शंस अलग अलग होते हैं, हमारी प्रतिक्रिया अलग अलग होती है और हमारी जो प्रतिक्रिया है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार का है। जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा वैसे ही हमारी प्रतिक्रियाएं होंगी। तो ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ, वो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। आई होप ऑल द 3 definitions आर क्लियर। नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट पर्सनालिटी इज़। तो सारांश में हम कह सकते हैं कि जन्म से लेकर लगातार जो प्रक्रिया चल रही है सीखने की, जो हमारी सीखने की प्रक्रिया चलती है, वही हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाती है। हमें समाज जो देता है, हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार का होता है। अगर हमारे व्यक्तित्व में आक्रोश है, इसका मतलब है कि वातावरण में कहीं न कहीं हमें किसी प्रकार से आक्रोश को झेलना पड़ा है। तो जिस प्रकार का वातावरण रहेगा वैसा ही हमारा व्यक्तित्व रहेगा। इसीलिए सकारात्मक वातावरण जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो खिलाड़ी अच्छे प्रतियोगी बनना चाहते हैं, अच्छे स्पर्धक बनना चाहते हैं, अच्छे गुणों का विकास चाहते हैं, तो वातावरण भी वैसा ही होना चाहिए। Theories of personality. Number 1, psychodynamic theory. Number 2, social learning theory. Number 3, humanistic theory. And number 4, trait theory. अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक एक थ्योरी क्या कहती है। So let us come to first theory, that is psychodynamic theory. Sigmund Freud, psychodynamic theory 1933, and his method of treating personality disturbances were based primarily upon self-analysis and extensive clinical observations of neurotics. In Freud's view,
the id, ego and superego form the tripartite structure of personality. ये 3 स्तंभों के ऊपर व्यक्तित्व जो है वो खड़ा है, ये फ्रॉइड्स का मानना था. The id represents the unconscious instinctual core of personality. In a sense, the id is the pleasure seeking mechanism. देखिए, फ्रॉइड के अनुसार ये 3 चीज़ें आपके व्यक्तित्व का मूलभूत आधार हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो. क्या कहते हैं सिगमंड फ्रॉइड, या क्या उनका मानना था? उनका मानना था इड जो है वो आपका प्लेजर सीकिंग मैकेनिज्म है. आपको आनंद लगे, आनंद आप भोगें, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उस चीज़ को प्रतिनिधित्व करता है. ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आप आनंद का अनुभव करते हैं, इड को रिप्रेजेंट करती है. आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, एक पहलू है इड. In contrast, the ego represents the conscious, logical, reality-oriented aspect of personality. एक तरफ जहाँ इड जो है वो केवल आनंद भोगने के लिए कार्यरत होता है, व्यक्तित्व का वो हिस्सा, उसी तरह उसके विरोध में ईगो जो है वो आपके कॉन्शियस, लॉजिकल, जो कि तर्क के आधारित रहेगा, वास्तविकता को रिप्रेजेंट करता है. तो लगातार एक तरफ इड कार्यरत है आपकी पर्सनालिटी में, दूसरी तरफ ईगो जो है वो कार्यरत है. दोनों एक दूसरे को के विरोधाभास में हैं. इड जो है वो आनंद भोगने के लिए कार्य करता है, लेकिन ईगो जो है वो हर चीज़ पर तर्क करेगा, वास्तविकता की पहचान करेगा और फिर कार्य करेगा. इन कंट्रास्ट द ईगो रिप्रेजेंट्स द कॉन्शियस, लॉजिकल, रियलिटी ओरिएंटेड एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी. लेकिन जब इड और ईगो की हम बात करते हैं तो सिगमंड फ्रॉइड जो है वो सुपर ईगो की भी बात करते हैं. द सुपर ईगो रिप्रेजेंट्स the conscience of the individual. Essentially, Freud advocated a conflict theory of personality. In this respect, the 3 parts of psychic structures are always in conflict. ये तीनों जो हैं लगातार एक दूसरे के विरोध में कन्फ्लिक्ट पैदा करते हुए कार्यरत रहते हैं. द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ डायनामिक कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द इम्पल्स टू सीक, रिलीज एंड द इनहिबिशन अगेंस्ट 3 इम्पल्सेस. लगातार इन तीनों के अंदर कन्फ्लिक्ट की प्रक्रिया जो है वो चलते रहती है और वही व्यक्तित्व का जो है को जाहिर करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है. अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि 3 में से कौन सा यहाँ पर पावरफुल है, उसके ऊपर ही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व रहेगा. तो ये थी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी. अब चलेंगे, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी. द ओरिजिन ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी कैन बी ट्रेस्ड टू क्लार्क हल्स 1943, द थ्योरी ऑफ लर्निंग, एंड टू B.F. स्किनर्स 1953. ये जो 2 थ्योरियाँ हैं इस पर जो है वो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है डिपेंड है. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी, बिहेवियर इज नॉट सिंपली ए फंक्शन ऑफ अनकॉन्शियस मोटिव्स एज इन साइकोएनालिटिकल थ्योरी और अंडरलाइंग प्रीडिस्पोजिशंस. रादर, human behavior is a function of social learning and the strength of situation. As individual behaves according to how she has learned to behave, as this is consistent with environmental constraints.
ये यहाँ पर सोशल लर्निंग थ्योरी, जो पिछली जो थ्योरी हमने बात की थी साइको एनालिटिकल थ्योरी, उससे थोड़ा सा डिफ़र करती है। उन्हीं पुरानी थ्योरी की मान्यताओं को आधार इन्होंने नहीं माना है। इस थ्योरी ने अपनी मान्यताएं बदल दी हैं। इनका ऐसा मानना है, सोशल लर्निंग थ्योरी के अनुसार मान्यता ऐसी है कि हमारा जो व्यवहार है वो केवल अनकॉन्शियस मोटिव पर आधारित नहीं है। इस थ्योरी के अनुसार मानवीय जो व्यवहार है वो समाज से सीखा हुआ है। इट्स ए फंक्शन ऑफ सोशल लर्निंग, है ना। व्यक्ति का व्यवहार जो है वो किस प्रकार उसने सीखा है उस पर डिपेंड करेगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से हम जैसा सीखते हैं, जैसा समझते हैं, समाज हमको जैसा देता है वैसा ही हम उसका रिप्लाई करते हैं, रिएक्ट करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो सिचुएशन और सीखना, ये दो चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट थ्योरी इज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। द मेजर proponents of humanistic theory of personality are Carl Rogers, M. and Abraham Maslow. Unlike the pessimistic Freud, Roger and Maslow argued that human nature is inherently healthy and constructive. At the center of humanistic theory of personality is the concept of self-actualization. The human organism possesses an innate drive or tendency to enhance itself, to realize capacities, and to act to become a better and more self-fulfilled person. इस थ्योरी का आधार थोड़ा सा और अलग है। इसके अनुसार व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर होता है। उसे रियलाइज करना है, एक्चुअलाइज करना है। व्यक्ति का व्यक्तित्व हमेशा इस बात की ओर उसे प्रेरित करेगा कि वो लगातार अपने व्यक्तित्व में वृद्धि कर सके, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर व्यक्ति बना सके। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जो लगातार चलते रहती है। मतलब मानव में ये प्रक्रिया लगातार चलते रहती है कि उसमें सुधार होते सके। वो पहली प्रक्रिया से, पहले व्यवहार से और अधिक उत्तम व्यवहार करे और अधिक सही तरीके की प्रक्रिया समाज को दे। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि यह विकास की प्रक्रिया है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में लगातार विकास जो है वो जारी होगा। वो चीज़ें सीखेंगे, वो चीज़ें समझेंगे, वो बेहतर तरीके से प्रक्रिया देंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये लगातार व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है और विकसित करती है। इन द डेवलपिंग पर्सनालिटी, openness to experiences that then shaping the individuals is of critical importance. It is not necessarily the experience that shapes the individual, but the individual's perception of that experience. ये ज़रूरी नहीं है कि केवल अनुभव ही उन्हें सिखाएं, वो उनका परसेप्शन किस प्रकार का लेता है, उसको परसीव किस प्रकार से करता है, उन अनुभवों को देखता किस प्रकार से है, उस अनुभव से सीखता किस प्रकार से है। तो व्यक्ति का परसेप्शन, अनुभव को लेने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम जो परसीव करते हैं, जो हमारा परसेप्शन रहता है, वो भी हमारे जो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है उसके ऊपर आधारित रहता है। हर व्यक्ति हर सिचुएशन को, हर कंडीशन को, हर प्रतिक्रिया को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं। तो वो परसीव करना, परसेप्शन भी हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। The next theory is trait theory. The basic position of trait or factor theory is that personality can be described in terms of traits
possessed by individual. These personality traits are considered synonymous with disposition to act in a certain way. Traits are considered to be stable, enduring, and consistent across a variety of differing situations. Those who exhibit the trait of a need to achieve success, for example, can be expected to have a disposition towards competitiveness and assertiveness in many situations. A disposition towards a certain trait means not that the individual will always respond in this manner, but that a certain likelihood exists. जो ट्रेट थ्योरी है वो इस बात को निर्धारित करती है, इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उसके समाहित गुणों पर आधारित होता है। उसने किस प्रकार के गुण समाहित किए हैं, किस प्रकार के गुण विकसित किए हैं, किस प्रकार के गुण पाए हैं, उस पर उसका व्यक्तित्व निर्धारित करेगा। अलग अलग प्रकार के गुण हो सकते हैं, है ना, उसी प्रकार से उसका व्यक्तित्व जो है वो होगा। तो गुणों का महत्व ट्रेट थ्योरी के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन ये जो गुण हैं इनका विकास भी धीरे धीरे कई कारणों से होता है। इसे हम ट्रेट थ्योरी कहते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड द ट्रेट थ्योरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड all the theories of personality, though they differ in their approach, but still they explain how personality is being formed. सभी सिद्धांतों को अलग अलग तरीके से अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो विद्वान थे उन्होंने प्रतिपादित किया है। हर मनोविज्ञान का सिद्धांत एक दूसरे से थोड़ा अलग है। व्यक्तित्व कैसे बनता है, व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है, व्यक्तित्व को बनने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इन सभी चीज़ों को इन सभी विद्वानों ने प्रतिपादित किया है। इसीलिए ये थ्योरियाँ अलग अलग हैं। हमें जानना यह है केवल कि हर थ्योरी का मूलभूत सिद्धांत क्या है, मूलभूत आधार क्या है। अगर हमें वो आधार पता लगता है तो हम उस थ्योरी को उस नाम से और उस आधार से पता लगा सकते हैं। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, नाउ लेट अस सी द मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। क्या हम व्यक्तित्व को नाप सकते हैं? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी. This section will identify and briefly discuss various techniques used for assessing personality. It should be pointing out that the various methods of assessing personality corresponding closely to the basic personality theories we have just discussed. For example, projective tests such as Rorschach's test are closely linked to psychoanalytical theory of personality. ये जो मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसमें किन किन महत्वपूर्ण घटकों को हमने पाया है और उनको नापेंगे कैसे। 3 बेसिक क्लासेस ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स में बी आइडेंटिफाइड. दीज आर रेटिंग स्केल, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड क्वेश्चनर. रेटिंग स्केल को थोड़ा समझ लेंगे. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड रेटिंग स्केल. व्हाट रेटिंग स्केल इज? रेटिंग स्केल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ए जज और जजेस हु आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व एन इंडिविजुअल इन सम सिचुएशन. द जजेस एम्प्लॉय द यूज ऑफ ए चेकलिस्ट और स्केल that has been pre-designed for maximum objectivity.
Usually, if the checklist is used properly and the judges are well trained, the results can be fairly reliable and objective. रेटिंग स्केल में वो क्या करते हैं, जजेस होते हैं, एक जज होगा, एक से अधिक जजेस होंगे, वो चेकलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे आपकी जो व्यक्तित्व है उसको नापने को, और अगर जजेस ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी हद तक सही होगा. 2 types of situations are involved in personality assessment using rating scales. These are the interview and the observation of performance. In the interview, judge asks the subject numerous open-ended and specific questions designed to ascertain personality traits and general impressions. Observation of a participants during some type of performance situation is the second kind of rating system used for ascertaining personality. देखिए, ये जो तरीका है, ये जो विधि है, ये जो प्रक्रिया है, ये 2 प्रकार से डिज़ाइन की गई है. एक जो जिनकी पर्सनालिटी को नापना है, जिसके व्यक्तित्व को नापना है, उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जजेस, और उसके आधारित पर उसके जो रिस्पॉन्स होता है, जो उनकी प्रतिक्रिया है, उसके आधार पर रेटिंग उसकी की जाती है, उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है. और उसका जो दूसरा पार्ट है वो ऑब्जर्वेशन है कि डिफरेंट सिचुएशन में वो व्यक्ति किस प्रकार से प्रतिक्रिया देता है. तो ये टेस्ट जो है इनका इस्तेमाल होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बाद. जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं वहाँ पर ये प्रक्रियाएं जो है वो इस्तेमाल होती हैं. Another one is unstructured projective test. Projective techniques allow subjects to reveal their inner feelings and motives through unstructured tasks. These unstructured techniques are used primarily in clinical psychology and are somewhat synonymous with the psychoanalytic and humanistic approach to explaining personality. ये कुछ ऐसी तकनीक हैं, ऐसी विधियां हैं जिससे कि आपके व्यक्तित्व के भीतर जो बातें छुपी हुई हैं वो उजागर हो जाती हैं और उससे आपके व्यक्तित्व का जजमेंट किया जाता है. The underlying assumptions in the unstructured test situation is that if subject perceive that there are no right or wrong responses, they will likely to open and honest in their response. तो ये जो टेस्ट है उसका हिस्सा होता है. Let us move to the another technique, that is questionnaire. In Hindi we call it प्रश्नावली. The structured questionnaire is a paper and pencil test in which the subject answers specific true और फॉल्स. यहाँ उनको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और व्यक्ति जो है, खिलाड़ी जो है, या जिस व्यक्ति का भी टेस्ट किया जाना है वो उसका रिस्पॉन्स देगा, आंसर देगा. ये एक प्रकार का पेपर पेंसिल टेस्ट होता है. देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चनर. टाइप पर्सनालिटी इन्वेंटरीज. सर्टेन स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप्स और ट्रेट्स आर believed to be identified through the administration of these questionnaire. अलग अलग प्रकार के प्रश्नावलियां हैं जो कि आपके व्यक्तित्व को जांचने का, नापने का कार्य करती है. बहुत सारी प्रश्नावलियां अलग अलग हैं, है ना. तो इम्पॉर्टेंट वन, उनके कुछ नाम यहाँ दिए हुए हैं, है ना. तो नामों से आप उसको जान सकते हैं कि कौन कौन सी पर्सनालिटियाँ हैं. पर्सनालिटी के क्वेश्चनियर हैं, व्यक्तित्व को जांचने के क्वेश्चनियर हैं. तो आज के टॉपिक में हमने 2 चीज़ों पर मुख्य तौर पर बात की. एक, व्यक्तित्व, उसको डिफ़ाइन किया, उसकी व्याख्या की, उसको समझने की कोशिश की कि हम व्यक्तित्व कैसे, किसे कहते हैं एक्चुअल में, उसकी संकल्पना क्या है. दूसरा हिस्सा जो था आज का टॉपिक का वो हमारा था कि हम पर्सनालिटी जो हैं वो किन किन सिद्धांतों पर बनी है. तो हमने अलग अलग प्रकार की थ्योरी, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत
समझने की कोशिश की है। तो मुख्य रूप से हमें यह जानना है कि वो सिद्धांत किस पर आधारित है, उनकी मुख्य संकल्पना क्या है, मूलभूत आधार क्या है, और वो हमने यहाँ पर समझा। और तीसरा जो भाग हमारे टॉपिक का आज था वो कि हम क्या पर्सनालिटी को नाप सकते हैं, कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित हैं और उन विधियों को हम उपयोग में कैसे लाते हैं। पर्सनालिटी, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। We have dealt with the characteristics of personality, importance of personality, how personality affects the performance of sportsman. Hope you have liked this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो आपको लगातार प्राप्त हो सकें।